Good morning, student. Now, in today's class, we will discuss about how the microbes are useful in the production of biogas. सबसे पहले बात आती है बायोगैस का मतलब क्या होता है। बायो आप समझ रहे हैं वर्ड लिविंग क्रिएचर से मतलब है इसका। गैस की अपनी खुद की मीनिंग है गैस। तो जब लिविंग क्रिएचर के थ्रू कोई ऐसी गैसेस या मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस किया जाता है जो किसी यूजफुल प्रोडक्ट की तरह यूज हो या यूं कहिए कि किसी वर्क में यूजफुल हो या काम आए, उसको हम बायोगैस कहते हैं। नॉर्मली बायोगैस की जहां तक मैं बात करूं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है और इन गैसेस में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है वो कौन सी? मीथेन। ये हो गया। इसके अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड और भी दूसरी गैसेस, तो मीथेन जो है तो वो मेन गैस के तौर पर आती है। जहां तक रही बात है कि मीथेन प्रोड्यूस कैसे होती है, तो ये माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती है। ऑन सब्सटेंसेस। अब माइक्रोबियल एक्टिविटीज जो कभी भी होंगी सब्सटेंसेस में, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होगी या यूं कहिए कि उनका यूज होगा, तब ये गैसेस जो है तो कुछ रिलीज होती हैं। और जहां तक माइक्रोबियल एक्टिविटी और मिथेनोजेंस की बात, मीथेन्स की बात है, तो जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो काम करते हैं वो होते हैं क्या? मिथेनोजेन। आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, मोनेरा किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ा था और मोनेरा में आपने एक चीज पढ़ी थी, दो क्लासिफिकेशन हमने बताए थे मोनेरा में जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक तो यू बैक्टीरिया और दूसरा आर्कियोबैक्टीरिया। तो आर्कियोबैक्टीरिया में कुछ वो ऐसे स्पेसिफिक एंशिएंट बैक्टीरिया मौजूद थे जो ये काम करते थे, चाहे वो सलाइन वाटर में सरवाइव कर जाना हो, थर्मो एसिडोफाइल्स थे जो कि बहुत हॉट स्प्रिंग में सरवाइव करते थे। उन्हीं में एक थे मेथनोजेंस जो देखने को मिलते थे, जो काउडर में पाए जाते हैं और जिनका काम होता है मीथेन गैस प्रोड्यूस करना। तो ये वो कंडीशन थी जो हमने देखी थी। दूसरी बात, यदि आपने अभी जो जस्ट हमने पहले टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था क्या? सीवेज ट्रीटमेंट। यदि आप थोड़ा सा सीवेज ट्रीटमेंट में ही चले जाएं, वहां पे भी हमने इसकी बात की है। सीवेज ट्रीटमेंट में आप देखते हैं कि अब दो तरीके का फिल्ट्रेशन करते हैं, एक तो फिजिकल ट्रीटमेंट और दूसरा होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट को आप छोड़ दीजिए, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आ जाइए। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी जब आप जो सेकेंडरी स्लज बनता है, ठीक है, जो सेकेंडरी स्लज बनता है और इफ्लुएंट बनता है, जब आप एरोबिक एक्टिविटीज पूरी कर चुके होते हैं, तो जो सेकेंडरी स्लज बनता है उसमें हम एनारोबिक बैक्टीरिया का एक्शन कराते हैं। दरअसल ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया सेकेंडरी स्लज पे काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये दरअसल कुछ गैसेस रिलीज करते हैं और ये गैसेस किसका मिक्सचर होता है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दे आर यूज्ड एज बायोगैस। आगे मेरी बात, तो सीवेज ट्रीटमेंट से भी निकलने, जिस तरीके से गोबर गैस बनता है, बायोगैस जो होती है उसको नॉर्मली हम गोबर गैस कहते हैं, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट से भी ये गैसेस निकलती है जिनका यूज इसी काम के लिए किया जाता है, चाहे वो लाइटनिंग की पर्पज हो चाहे वो कुकिंग का पर्पज हो, तो दोनों काम से किया जाता है। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो सेकेंडरी स्लज में पाया जाता है वो सेकेंडरी स्लज में काम करता है, क्योंकि जो सेकेंडरी फ्लुएंट होता है उसको तो ये माना जाता है कि ये प्योर फॉर्म है, इसको सीधे वाटर बॉडीज में आप मिक्स कर दीजिए, लेकिन जो सेकेंडरी स्लज है उसके ऊपर ये एनारोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं और ये गैसेस वहां भी रिलीज होती है। ये डिस्कस हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी किया। तो फिर ये तो बात हो गई बायोगैस की। बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं और गोबर गैस कहने के कारण गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, गोबर गैस भी कहा जाता है। अब बात आती है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया जब अलग अलग चीजों के ऊपर एक्शन करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग तरीके से निकलते हैं। कैसे काम करता है ये देखते हैं। देखिए, जो भी गैसेस प्रोड्यूस हो रही है ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है और माइक्रोब्स कौन सा है।
ये दो चीजें डिसाइड करती हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा किसी भी चीज में जब गैस का प्रोडक्शन की बात आती है। अब एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए आप कि यदि आप फर्मेंटेशन करते हैं किसका, डॉट का, या आप जो तो घरों में इडली डोसा बना रहे हैं, या आप चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं अरेबासा में, या आप बिवरेज बना रहे हैं, तो जैसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा और उसमें जिस तरीके का माइक्रोब एक्शन करेगा उसके हिसाब से, तो आप इनमें देखिए क्या होता है, इनमें निकलती है जो प्रोड्यूस होती है गैस, वो कौन सी है ज्यादा मात्रा में, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस रिलीज होती है। और इसी के कारण ये जितना भी डॉट होता है, पफी बनता है, या चीज का फॉर्मेशन होता है, या बेवरेज फर्मेंटेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यदि यहीं पर मैं ऑर्गेनिक मटेरियल चेंज कर दूं, मैंने ऑर्गेनिक मटेरियल क्या कर दिया, सेल्यूलोज कर दिया प्लस एनारोबिक बैक्टीरिया कर दिया। जैसे ही मैंने ऑर्गेनिक मटेरियल चेंज किया और माइक्रोब्स को बदला, प्रोडक्शन बदल गया। यहां क्या प्रोड्यूस होगा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, जिसे आप क्या कहते हैं, बायोगैस है। मीन्स जैसे ही आप ऑर्गेनिक मटेरियल और बैक्टीरिया को चेंज करेंगे, प्रोडक्ट जो है तो क्या होंगे, बदलने लगे। प्रोडक्ट मतलब गैसेस बदल जाएंगे। तो यहां पर हमको दूसरी चीज चाहिए, हमें मीथेन नहीं चाहिए। यहां पर हमको फ्लफी बनाना है अपने फूड सब्सटेंसेस को, उनको फर्मेंटेट करना है, या बेवरेज बनाना है, उनको सड़ाना लाना है। जबकि यहां पर हम क्या करना चाहते हैं, यहां पर हमारा जो फूड सब्सटेंस है वो इस तरीके की गैसेस प्रोड्यूस करे जो हमारे लाइटिंग के पर्पस पे काम दे, हमारे कुकिंग के पर्पस पे काम दे, यानी हमारे फ्यूल की तरह यूटिलाइज। तो जैसे आप सब्सटेंस बदलेंगे, बैक्टीरिया बदलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ गैसेस बदल जाएंगे। आपने ऑर्गेनिक मटेरियल बदल दिया, आपने माइक्रोब्स बदल दिया, तो उसके प्रोडक्ट अलग हो जाए। जहां तक रही बात इस तरीके की कंडीशन की, एनारोबिक बैक्टीरिया और सेलुलोज की यूज की, तो आपको याद होना चाहिए कि खासकर जितने भी हर्बिवोरस ऑर्गेनिज्म है, दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज। और उसके पीछे भी कारण होता है उनका जो ह्यूमन होता है, पेट के अलावा, स्टमक के अलावा एक स्ट्रक्चर जहां पर ये अपने भोजन को रख लेते हैं। आप गाय को देखिए, वो पहले ढेर सारा खाना खा लेगी, फिर बाद में धीरे धीरे वो जुगाली करती है, मुंह चबाते रहती है। करती क्या है वो, ये ह्यूमन में जो फूड होता है उसको फिर से मुंह के पास लाती है, फिर से चबाती है अच्छी तरीके से, तब उसको डाइजेस्ट करती है। तो ये ह्यूमन में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो दरअसल मिथनोजेन बैक्टीरिया ही होते हैं, तो जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। जबकि ह्यूमन बीइंग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। छठवीं सातवीं में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपसे, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसके पीछे कारण ये है, तो हमारे में सीकम नहीं पाया जाता, जो कि एक अलग पार्ट था पहले, कभी अब नहीं है, जो इन हर्बिवोरस ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, तो वो हमें नहीं होता। जब और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि वो सेलुलोज डाइजेस्टिंग कैपेबिलिटी हमें नहीं है, केवल हर्बिवोरस में मौजूद है। तो एक तो वो उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, दूसरा गोबर गैस में या काऊ डंग में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, नाम है उसका क्या, मेथनोजेन। उस मेथनोजेन बैक्टीरिया के कारण बड़े आसानी से वो क्या कर सकता है, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है क्या, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये एज ए फ्यूल यूज होता है, मीथेन की तरह यूज होता है, या बायोगैस की तरह यूज होता है। इज इट क्लियर? देखिए ये तो बात हो गई कि कैसे बायोगैस का प्रोडक्शन होगा, या यूं कहिए कि किस तरीके की एक्टिविटी होती है जिससे बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। लेकिन हकीकत में हमको ये भी जानना पड़ेगा कि बायोगैस प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है, किस तरीके से बनता है। तो शायद यहाँ पर आपने ना देखा हो कि जहां कहीं पे भी ज्यादा मात्रा में हर्बिवोरस एनिमल, खासकर गाय बैल मौजूद हो, जिनके पास ज्यादा मात्रा में गोबर प्रोड्यूस हो रहा हो, वहां पर गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट जो है तो खूब इंस्टॉल किए जाते हैं। आजकल बड़े बड़े शहरों में जहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, या यूं कह लीजिए कि बड़े बड़े होटल्स हैं, वहां पर जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जो सीवेज है,
उसको भी इसी तरीके से बायोगैस की तरह प्रोड्यूस किया जाता है और उसका जो फ्यूल होता है उसके अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। तो जितने बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं वो क्या करते हैं, वो अपने गोबर का इतना ज्यादा यूज कर नहीं पाते, क्योंकि नॉर्मली गोबर का यूज होता है किसके लिए, खाद मैन्योर बनाने के लिए, या दूसरी प्रोसेस होती है कुछ उपले बनाने के लिए, कंडे बनाने के लिए। तो अब उतना सारा गोबर, यदि मान लीजिए किसी के यहाँ 100 भैंसे हैं तो उसका यूज नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पूरा का पूरा गोबर है प्लस जो वेस्ट चारा है या फॉडर है जो बचा हुआ, जिसको गाय बैलों ने छोड़ दिया है, उसको वेस्ट हो गया, उन सब का यूज करके गोबर गैस में वो यूज होते हैं, एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है और जिससे गोबर गैस का फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे करते हैं, वो प्रोसेस क्या है, किस तरीके की, वो देख लेते हैं। देखिए बायोगैस प्लांट जो है दो तरीके का होता है, एक तो फिक्स, एक होता है फ्लोटिंग। क्या अंतर है फिक्स और फ्लोटिंग में, वो समझ जाइए। फिक्स टाइप का बायोगैस प्लांट ये होता है कि इसमें एक गड्ढा किया जाता है, ये पूरी कंक्रीट की दीवार होती है, ये इनलेट है, यहां से चीजें जाली जाती है, नीचे आती है यहां पर, और ये आउटलेट होता है, और इसको भी पूरा बकायदा डोम शेप में ये कवर होता है। ये फिक्स टाइप होता है, यहाँ पर बस एक पाइप लगा होता है जिससे जो भी गैस यहाँ कलेक्ट होगी वो इकट्ठी होता है। सिस्टम ये होता है दरअसल, यहाँ पर गोबर को वाटर के साथ मिक्स करके और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको यहाँ से पास कराया जाता है, यहाँ पर पहुंचता है। ये डाइजेस्टर टैंक होता है जहां पर वो गोबर का डाइजेशन होता है नाइट्रोजन बैक्टीरिया के थ्रू, और गैस प्रोड्यूस होती है। तो गैस प्रोड्यूस होती है, वो समझ भी गैस हल्की होती है तो वो कहाँ होगी, यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, और इस पाइप के थ्रू, यहाँ नॉब लगा होता है, इस पाइप के थ्रू वो घरों में बिजली के लिए या जो है तो फ्यूल के तौर पर खाना बनाने के लिए यूज की जाती है। तो एक तो इस तरीके का बायोगैस प्लांट होता है। क्योंकि इसमें यदि कहीं कोई खराबी आ जाए तो पूरा पूरा बायोगैस प्लांट बंद करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, बनाने में तकलीफ होती है। आजकल फ्लोटिंग टाइप बायोगैस प्लांट ज्यादा देखने को मिलते हैं। वो क्या होते हैं वो देखिए, कंस्ट्रक्शन तकरीबन यही है, बस थोड़ी सी थोड़ा सा अंतर है। ये इनलेट टैंक होता है, जैसा इसमें था वैसे यहाँ पे भी होता है। यहीं पर गोबर का मिक्सर बना के डाला जाता है। याद रखिएगा ये पाइप नीचे की तरफ आता है, क्योंकि आपने जो फ्रेश गोबर आप डाल रहे हैं वो नीचे की तरफ, और ये जो आउटलेट होता है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाया जाता है। वो क्यों, उसके पीछे भी उसका भी कारण बता देता हूं मैं आपको। और यहाँ पर डोम शेप इस तरीके का, इस तरीके का बना हुआ होता है। ये दरअसल एक टीने का एक कवर नुमा स्ट्रक्चर होता है, डोम होता है, जो इसके ऊपर रखा हुआ होता है। अरे बात, वो नीचे नहीं जाता, वो नीचे ना जाए उसके लिए कोशिश की जाती है कि जो उसका जो लास्ट पोर्शन है उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा निकाल दिया जाता है जिससे जाकर वो हम फंस जाता है। ऐसा ना हो कि, क्योंकि जैसे जैसे गोबर खत्म होता जाएगा वो नीचे जाता जाए, वो ना जाए, फ्लोट करता रहे। लास्ट में एक यहाँ पर दो बने रहते हैं कि इससे नीचे ना जाए, ऊपर जाकर चलेगा, इसे नीचे नहीं जाना चाहिए। अब होता क्या है कि यहां जब हम गोबर भरते हैं, यहां पर पहुंचता है, तो इनिशियली जब शुरू बार एक आप गोबर गैस प्लांट शुरू करते हैं तो उसको 15 दिन का समय देना होता है, 15 से 20 दिन का।
15 से 20 दिन में ये जो डाइजेस्टर टैंक होता है इसमें बायोगैस बनना शुरू होती है। आ रही बात, क्योंकि आपने गोबर डाल दिया, एक दिन में इतनी बायोगैस नहीं बन जाएगी कि आप उसका यूज कर सकें। तो 10 to 15 to 20 डेज देना होता है, 35 दिन देना होता है। आप इसको क्या करिए, धीरे धीरे बढ़ते जाइए और एक टाइम ड्यूरेशन आता है 15-20 दिन के बाद कि अब जो अमाउंट ऑफ मेथनोजन है उनको काफी ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं और इतनी गैस बना देते हैं कि ये इस डोम शेप स्ट्रक्चर में क्या होने लगती है, स्टोर होने लगती है। जब ये स्टोर होने लगेगी तो ये डोम थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर उठ जाता है, क्योंकि गैसेस का प्रेशर पड़ता है तो ये ऊपर उठा ये इसमें गैसेस भरती रहती है, चाहे वो मीथेन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हाइड्रोजन गैस हो, ये सब भरती है। तो इनिशियली पहले टाइम, अब जब यहां पर ये गोबर गैस गोबर फर्मेंटेट होने लगा या यूं कहिए एनारोबिक एक्टिविटी होने लगी, इससे गैसेस रिलीज होने लगी, ये डोम ऊपर चला गया, इसका यूज होने लगा फ्यूल की तरह। अब जो भी डाइजेस्टर टैंक में डाइजेस्ट हो गया गोबर, चूंकि उस ऑर्गेनिक मटेरियल में जितना भी गैसेस थी वो सब हमने निकाल दिया, तो होता क्या लिटरली क्या होगा, वो हल्का हो जाएगा और फ्लोट करेगा ऊपर की तरफ। तो जो डाइजेस्टर टैंक में जो भी गोबर डाइजेस्ट हो चुका होता है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता है यहाँ, और जो भी नहीं हुआ रहता है, नया गोबर आता है, वो कहाँ रहता है, नीचे की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ फ्लोट करता है वो यहीं से बाहर इस तरीके से निकल जाता है। इसलिए इसका जो आउटलेट पॉइंट है वो नीचे की तरफ नहीं बनाते, कहां बनाते हैं, ऊपर की तरफ बनाते हैं, ताकि जो भी फ्लोट करे यानी जो भी डाइजेस्ट हो जाए गोबर वो ऊपर की तरफ आ जाए और ऊपर से आउटलेट की तरफ निकल जाए। सबसे अच्छी बात यह है गोबर गैस प्लांट की कि गोबर का यूज हम करते किस कामों के लिए। पहले किसान गोबर का यूज करते थे उपले बनाने के लिए और एज ए मैन्योर की तरह यूज करते थे। अच्छा, और मैन्योर की तरह यूज करने के लिए भी गोबर को पहले एक जगह डंप किया जाता था, उसको सड़ाया जाता था, उसको एनारोबिक बैक्टीरिया उस पर काम करते थे, तब वो इस लायक होता था कि वो मैन्योर की तरह खेतों में डाला जा सके। ऐसा नहीं होता था कि गोबर आज ही हुआ आज उसको खेत में डाल दिया, ऐसा नहीं होता। अभी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमने गोबर को इसमें डाला, इसका फर्मेंटेशन हुआ, इसका इसमें एक्टिविटी हुई, एनारोबिक एक्टिविटी हुई, इससे गैस निकली जिसका यूज हमने लाइट जलाने के लिए और खाना पकाने के लिए यूज करें। प्लस जो फर्मेंटेड जो डाइजेस्टर टैंक में डाइजेस्ट होने के बाद जो ये गोबर निकल रहा है ये ऑलरेडी उस फॉर्म का गोबर है जिसको आप तुरंत मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसानों को ना तो गोबर का लॉस हो रहा है, क्योंकि जो भी गोबर है उनका जो मैन्योर की तरह वो यूज करना चाहते थे वो यहाँ निकल के आ रहा है, उसको कलेक्ट कीजिए और मैन्योर की तरह यूज कीजिए। प्लस साथ ही साथ यहाँ उनको क्या बेनिफिट हो गया, उनका जितना कचरा था, जितना फॉडर का वेस्ट मटेरियल था या गोबर था, वो सब का सब यूज हो गया कहाँ, इस टैंक में, और उसका यूटिलाइजेशन में उनको क्या मिला, उनको मिला ढेर सारी मात्रा में फ्यूल, ढेर सारी मात्रा में एनर्जी, जिससे वो अपने घरों को रोशन कर सकते थे और अपने घरों के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था हो सकती थी। तो बहुत सारे पोल्ट्री फार्म या जो जहां गाय बैल पाले जाते हैं उन सब जगहों की यदि मैं बात करूं तो वो इसी तरीके से बायोगैस प्लांट उन्होंने बना रखा है डेयरी फार्म में, और अपनी 90% जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वो अपने गोबर गैस प्लांट के थ्रू क्या कर लेते हैं, पूरी कर लेते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा था। हालांकि जब शुरुआत में गोबर गैस प्लांट अब तो खैर बहुत जगह पे इंस्टॉल्ड है, यदि आपके घर के आसपास या आपके गांव में आपके दादा दादी के यहाँ या नाना नानी के यहाँ हो तो आप जरूर एक बार देखिए तो आपको समझ में आए कि बड़ा फैसिनेटिंग सा दिखता है। वो डोम ऊपर की तरफ उठते जाता है जैसे जैसे गैस बढ़ती जाती है। सो इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ खादी विलेज ग्रामोद्योग, ये दोनों ने मिलकर काफी काम किया था बायोगैस प्लांट के एस्टेब्लिश्ड में। बहुत इंसेंटिव दिए गए थे लोगों को, जो भी बायोगैस प्लांट बनाना चाहता था उसको कुछ सरकार मदद करती थी। दो चीजें उस टाइम पे खूब हुई थी, एक सोलर चूल्हे खूब बांटे गए ताकि जो लोग बाग लकड़ी जलाते हैं वो ना जला, और गोबर गैस प्लांट का इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से उसी तरीके से जैसे आज गैस उज्ज्वला कनेक्शन बांटे जा रहे हैं ताकि लोग बाग लकड़ी की जगह गैस का कनेक्शन का यूज करें। तो ये एक ऐसा था जो कंटिन्यूएशन में गैस दे सकता था या एनर्जी दे सकता था, और एक्सपेंशन नहीं थे। एक बार एक्सपेंड करने के बाद पैसा दोबारा आपका पैसा नहीं लगता था। तो ये होप आपको बायोगैस प्लांट समझ में आ गया।